गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब की बार 140 के पार हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं, वैदिक एज देख रहे हैं और वैदिक एज में महिलाओं की स्थिति को लेके रिफ्लेक्शन ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन। एक शब्द आता है ब्रह्मवादिनी और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री को ब्रह्मवादिनी कहा गया था। याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य फिगर, याज्ञवल्क्य वाइफ, शी वॉज नोन एज ब्रह्मवादिनी। क्वेश्चन नंबर 26 उसी पे है। हु वेर ब्रह्मवादिनीज? ब्रह्मवादिनी कौन थी? लेडी फिलोसफर्स हु यूज्ड टू डिवोट देयर लाइफ फॉर द परसूट ऑफ लर्निंग। फिलोसफिकल स्टडीज, दर्शन का जो अध्ययन होता है सबसे ऊंचा अध्ययन माना जाता था और वो लेडी फिलोसफर्स, वो महिला दार्शनिक जो शिक्षा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर चुकी थी, उनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। तो ब्रह्मवादिनी कौन थी? महिला दार्शनिक जो शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करती थी। तो 26 का सही ऑप्शन है सी। 26 का सही ऑप्शन है सी। तो याद रखिएगा 26 का सही ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच टेक्स्ट डिस्क्राइब्स मीट एज द बेस्ट काइंड ऑफ फूड? कौन सा स्रोत मांस को सबसे अच्छा प्रकार के खाद्य पदार्थ के रूप में वर्णन करता है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण डिस्क्राइब्स मीट एज द बेस्ट काइंड ऑफ फूड। शतपथ ब्राह्मण मांस को सबसे अच्छा प्रकार के खाद्य पदार्थ के रूप में वर्णन करता है। 27 का है सही ऑप्शन ए। 27 का है सही ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच टेक्स्ट मेंशंस दैट इन द सूत्रमणि सैक्रिफाइस ब्राह्मण वॉज हायर्ड फॉर ड्रिंकिंग? किस साहित्य में उल्लेख है कि सूत्रमणि यज्ञ में ब्राह्मणों को शराब पीने के लिए बुलाया जाता है? ये बात हम लोग को तैत्तिरीय ब्राह्मण से मालूम चलता है। ये उल्लेख हम लोग को तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। देखिए, रामायण में कहा गया है कि राक्षस ही सिर्फ मांस खाते थे, लेकिन सूत्र साहित्य में, सूत्र लिटरेचर में मांस खाने की बात पुरोहितों के साथ भी संबोधित किया गया कि मीन्स पुरोहित भी मांस खाते थे ऑन सर्टेन ओकेजन। कोई खास, याद रखिएगा, कोई खास परिस्थिति में, कोई खास उत्सव में, ऑन सर्टेन ओकेजन्स द पुरोहित ऑल्सो यूज टू ईट मीट। और शतपथ ब्राह्मण में किस तरह से शराब बनाया जाता है उस प्रक्रिया का भी उल्लेख है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि विच टेक्स्ट मेंशंस दैट इन द सूत्रमणि सैक्रिफाइस ब्राह्मण वॉज हायर्ड फॉर ड्रिंकिंग? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण सेज दिस। किस साहित्य में उल्लेख है कि सूत्रमणि यज्ञ में ब्राह्मण को शराब पीने के लिए बुलाया जाता था? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में। 28 का सही ऑप्शन है सी। 28 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 29। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि दंदुभी, वीणा, शंख, है ना। दंदुभी, वीणा और शंख, ये कुछ वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके बारे में वैदिक एज में हम लोग को कहाँ पे जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 29। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेक्स्ट यूज टू रेफर टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज दंदुभी, वीणा एंड शंख? करेक्ट आंसर इज बृहदारण्यक उपनिषद। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें वाद्य यंत्र जैसे दंदुभी, वीणा और शंख का उल्लेख है? ये उल्लेख हम लोग को बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग किसी न किसी वे में बहुत डिटेल में हम लोग पहले कर चुके हैं।
वेयर वॉज सेज विश्वामित्र आश्रम, ऋषि विश्वामित्र का आश्रम कहाँ था? तो ऋषि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में था, जहाँ राम और लक्ष्मण की शिक्षा हुई थी। तो वेयर वॉज सेज विश्वामित्र आश्रम, इट वॉज एट बक्सर। 30 का सही ऑप्शन है ए। ऋषि विश्वामित्र का आश्रम आपका बक्सर में था। 30 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज अरण्य? ये अरण्य क्या है? अरण्य एक भूमि को बोला जाता था, वो लैंड मीन्स एक तो कल्टिवेटेड लैंड होता था, कृषि युक्त भूमि होता था, लेकिन इसके आगे में कुछ जगह छोड़ा जाता था, भूमि का कुछ जगह छोड़ा जाता जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता था, जहाँ पे कृषि कार्य नहीं होता था, और इस भूमि पे जो भी लकड़ी होता था वो ईंधन का इस्तेमाल होता था। तो गांव वाले इसी भूमि से ईंधन लकड़ी इकट्ठा करते थे ईंधन के लिए। सो फ्यूल फॉर विलेजर्स पर्सनल यूज, द लैंड फ्रॉम विच द विलेजर्स यूज टू कलेक्ट wood for the preparation of food and other reasons, it was known as aranya land. So what is aranya land? It is uncultivated lands for wood for the villages. अरण्य क्या है? लकड़ी के लिए अप्रयुक्त भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। What was meant by व्रीहि ड्यूरिंग द आर्यन एज? आर्य युग के दौरान व्रीहि का क्या अर्थ था? हम लोग बृहद अरण्यक उपनिषद में, याद रखिएगा, बृहद अरण्यक उपनिषद में शब्द आया है व्रीहि, और व्रीहि का मतलब है राइस यानी चावल। तो 32 का सही ऑप्शन है ए, राइस यानी चावल। 32 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज मेंट बाय यावा ड्यूरिंग द आर्यन एज? आर्य युग के दौरान यवा का क्या अर्थ है? ये यवा शब्द भी हम लोगों को बृहद अरण्यक उपनिषद में मिलता है, याद रखिएगा। तो बृहद अरण्यक उपनिषद में बार्ली के लिए यव शब्द इस्तेमाल किया गया है, बार्ली यानी कि आपका जौ। सो क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज मेंट बाय याव ड्यूरिंग द आर्यन एज? इट मेंट बार्ली, इट मेंट बार्ली। 33 का है बी। आर्य युग के दौरान यवा का क्या अर्थ था? तो यवा का अर्थ था बी, जौ। 33 का सही ऑप्शन है बी। 34, व्हाट वाज मेंट बाय खलवट ड्यूरिंग द आर्यन एज? बृहद अरण्यक उपनिषद में फिर से एक शब्द आया है खलवत। खलवत का अर्थ क्या है? दाल को खलवत कहा गया है, पल्सेस हैव बीन कॉल्ड खलवत। तो 34 का व्हाट वाज मेंट बाय खलवत ड्यूरिंग द आर्यन एज? इट मेंट पल्सेस। आर्य युग के दौरान खलवत का अर्थ था दलहन। तो 34 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज मेंट बाय तक्षण ड्यूरिंग द आर्यन एज? देखिए, आर्य काल में, वैदिक काल में दो तरीके के कारपेंटर होते थे, दो तरीके के बढ़ई होते थे। एक सिंपल साधारण ऑर्डिनरी जिसको कहा जाता है तक्षण, और एक स्पेशलाइज्ड, है ना, एक एकदम विशिष्ट कला से भरपूर। तो वैसे बढ़ई को बोला जाता था रथकार, जो जिनका स्पेशलाइजेशन हो चेरियट मेकिंग में, जिनका स्पेशलाइजेशन हो, विशिष्टता हो रथ बनाने में। क्वेश्चन नंबर 35 उसी पे है। व्हाट वाज मेंट बाय तक्षण ड्यूरिंग द आर्यन एज? इट मेंट ऑर्डिनरी कारपेंटर। आर्य युग के दौरान तक्षण का क्या अर्थ था? साधारण बढ़ई, और जो विशिष्ट बढ़ई हुआ करते थे रथ बनाने में, उनको कहा जाता था रथ कर। चलिए अब हम लोग जरा पाल संस्कृति, पाल कल्चर के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द न्यू स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन डेवलप्ड ड्यूरिंग द पाल रूल?
पाल शासन के दौरान विकसित की गई नई लिखने की शैली क्या थी। यहाँ पे संस्कृत का एक नया तरीका आया, एक नया स्टाइल आया, और जिसको हम लोग कहते हैं गौदा रीति, जिसको हम लोग गौद रीति या गौदा रीति के नाम से जाना जाता है। तो 36, व्हाट वाज द न्यू स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन डेवलप्ड ड्यूरिंग द पाल रूल। द न्यू स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन वाज नोन एज गौदा रीति। पाल शासन के दौरान विकसित की गई नए लिखने की शैली क्या है, तो वो है आपकी गौदा रीति। 36 का है सही ऑप्शन ए। देखिए, संस्कृत पाल शासकों के दौरान ड्यूरिंग पाल रूल संस्कृत में संस्कृत साहित्य जो है नए तरीके से लिखा जाने लगा और नए तरीके को नाम दिया गया गौड़ा रीति। सबसे अच्छा उदाहरण इसमें संधाकर नंदी का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल संधाकर नंदी का एक किताब था रामचरित्र, और इसके हर एक लाइन में दो मीनिंग हुआ करता था। एक मीनिंग रामायण पर आधारित था और दूसरा मीनिंग था एक राजा रामपाल थे पाल वंश में, उनके ऊपर। तो रामचरित्र में जो भी राम जी के बारे में लिखा जाता था, रामायण के संदर्भ में लिखा जाता था, उसी चीज का एक कोरोलरी ड्रॉ कर दिया जाता था रामपाल, जो कि पाल डायनेस्टी के एक रूलर थे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गौड़ रीति का, और कुछ लिखने वाले संधाकर नंदी थे, और संधाकर नंदी हैज रिटन रामचरित, इसको याद रखिएगा। बहुत इस स्टाइल में बहुत अच्छा मेडिसिन का किताब भी, चिकित्सा का भी किताब लिखा गया, जैसे कि चक पनिदात, ये बहुत किताब लिखे। कुछ और जो रचयिता के नाम थे उनमें से एक है भाव देवदत्त। फिर एक रचयिता है जिनका नाम है जिमुत वाहन, ये सब नोट कर लीजिएगा, जिमुत वाहन। और ये किताब लिखे थे दया भाग, जिमुत वाहन किताब लिखे थे दया भाग। हिंदू लॉ पे ये किताब है, हिंदू विधि पे ये किताब है, आज भी बहुत ये फेमस की किताब है, और आपके इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। हु रोट अगम शास्त्र। अगम शास्त्र किसने लिखा था? तो लिखने वाले का नाम था गौड़ा पाद। अगम शास्त्र गौड़ा पाद लिखे थे। 37 का सही ऑप्शन है ए। अगम शास्त्र जो है फिलॉसफी पे किताब है ना। और उसी तरह एक और किताब है नया कुंडली, ये सब पाल एज के समय लिखा गया था। नया कुंडली इसको लिखे थे श्रीधर भट्ट, ये सब नाम नोट कर लीजिए। तीसरा जो आपके काम लायक है वो है कर्म अनुष्ठान पद्धति, और कर्म अनुष्ठान पद्धति लिखे हैं भट्ट भावदेव। चलिए इसी पे आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु रोट न्याय कुंडली। न्याय कुंडली किसने लिखा था? तो श्रीधर भट्ट। श्रीधर भट्ट। 38 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 39, हु रोट कर्म अनुष्ठान पद्धति। कर्म अनुष्ठान पद्धति किसने लिखा था? तो लिखने वाले का नाम था भट्ट भावदेव। भट्ट भावदेव, यानी 39 का सही ऑप्शन है सी। 39 का सही ऑप्शन है सी। अब देखिए मेडिसिन पे, चिकित्सा पे कुछ किताब का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। हु रोट चिकित्सा संग्रह, आयुर्वेद दीपिका, भानुमति शब्द चंद्रिका और द्रव्य गुण संग्रह। हिंदी में पढ़ लीजिए। चिकित्सा संग्रह, आयुर्वेद दीपिका, भानुमति शब्द चंद्रिका और द्रव्य गुण संग्रह किसने लिखा? तो लिखने वाले का बहुत फेमस मेडिसिन के शिक्षक थे चक्रपाणी दत्ता। चक्रपाणी दत्ता। तो 40 का सही ऑप्शन है डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हु रोट दया भाग, व्यवहार मातृका और कला विवेक? लिखने वाले का नाम है जीमुत वाहन। दया भाग, व्योवरह मातृका और कला विवेक किसने लिखा? तो जीमुत वाहन, जीमुत वाहन। तो 41 का सही ऑप्शन है डी। देखिए सब इंपॉर्टेंट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोट्स का, ये सारा कुछ जो है पाल रूलर्स के समय, पाल राजवंश के समय ये सारा किताब लिखा गया था। अब जब हम लोग मॉडर्न चलते हैं, हु ओन द मैगजीन सतयुग? सतयुग पत्रिका का मालिक कौन था? सही आंसर है पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ही ओन द मैगजीन सतयुग। सतयुग पत्रिका का मालिक कौन था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंद। 42 का सही ऑप्शन है ए। 43, विच न्यूज़पेपर केम विद द आर्टिकल द इनफेमीज ऑफ लिबरल रूल ऑफ इंडिया? ये लंदन में निकला था। कौन सा समाचार पत्र भारत में उदारवादी शासन की बुराइयां नामक लेख प्रकाशित की थी? तो वो मैगजीन का नाम है, सॉरी न्यूज़पेपर का नाम है द ऑर्गन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। द ऑर्गन ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, इट केम आउट विथ एन आर्टिकल। इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था, भारत में उदारवादी शासन की बुराइयां, द इनफेमीज ऑफ लिबरल रूल इन इंडिया। हिंदी मीडियम के बच्चे इस वर्ड को ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो 43 का सही ऑप्शन है सी। 44, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया? ये सब इंग्लिश पीरियड का है, ब्रिटिश इंडिया का है। द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लेखक थे एडवर्ड गैमन्स। एडवर्ड गैमन्स। क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स were influenced by the servants of Indian society in 1910? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हम लोग टेस्ट सीरीज में किए थे, ध्यान होगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं कर पाए थे, ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और पारिवारिक कारण से, और एजुकेशन को आगे परस्यू करना चाहते थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं ज्वाइन कर पाए। लेकिन इस संस्था से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हैं। उसी पे क्वेश्चन नंबर 45 है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वे इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1910? 1910 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी द्वारा निम्नलिखित नेताओं में से कौन प्रभावित हुआ? तो एक तो राजेंद्र प्रसाद, जब वो कलकत्ता में थे एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की तरह जब वो कलकत्ता में थे तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो 45 का सही ऑप्शन है ए, राजेंद्र प्रसाद। 46, व्हेन वाज बॉयज एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड एट दरभंगा? हम लोग इसको जो है टेस्ट सीरीज में, इसी बिहार स्पेशल में हम लोग इसको दूसरे वे में इस क्वेश्चन को देखे भी थे। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 3 मार्च 1809, 3 मार्च 1809। तो 46 का सही ऑप्शन है ए। 47, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बॉयज एसोसिएशन? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, सूर्यदेव नारायण वर्मा। सूर्यदेव नारायण वर्मा, सूर्यदेव नारायण वर्मा। 47 का सही ऑप्शन है ए। 48, हु वॉज द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ बॉयज एसोसिएशन? बॉयज एसोसिएशन जब 1809 में इसकी स्थापना हुई तो उसके संस्थापक सचिव कौन थे? तो फाउंडर सेक्रेटरी वॉज कमलेश्वरी चरण सिन्हा। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इसके संस्थापक सचिव थे। तो 48 का सही ऑप्शन है बी। 48 का सही ऑप्शन है बी। 49, हु वॉज द ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ बॉयज एसोसिएशन?
बॉयज एसोसिएशन के सरकारी सचिव कौन थे? तो दो लोग थे, इनफैक्ट तीन लोग थे। गोष्ठ बिहारी बैनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा। गोष्ठ बिहारी बैनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर झा, तीन लोग थे, याद रखिएगा। तो 49 का आपका सी है, डी है और एक जगदीश्वर प्रसाद झा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉयज एसोसिएशन? याद रखिए, हम लोग इसी टेस्ट में, सप्लीमेंट्री टेस्ट में डिस्कस किए थे कि संस्थापक जो अध्यक्ष थे, जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय हु वॉज द ऑफिशियल, हु ऑफिशिएटेड द फर्स्ट मीटिंग? तो बॉयज एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे अशफाक खान। अशफाक खान वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉयज एसोसिएशन। ही under his supervision the first meeting took place. Question number 51, when was Saraswati Academy established in Darbhanga? दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन भी खुला था और दरभंगा में आपका सरस्वती एकेडमी भी खुला था। तो when was सरस्वती एकेडमी established in दरभंगा? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1909 में, 1909 में। 51 का सही ऑप्शन है ए। 51 का सही ऑप्शन है ए, 1900। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ कपड़े का नाम है, टेक्सटाइल्स का नाम है, उसको वैदिक एज में, वैदिक साहित्य में किस नाम से संबोधित किया गया है, उसी पे ये मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित को मिलाएं। ठीक है, तो वुलन यानी ऊनी कपड़े को बोला जाता था ऊन, वैदिक साहित्य में आप देखेंगे ऊन कहा जाता था। सिल्क यानी रेशम को कहा गया है तरपया, तरपया। कॉटन यानी कपास को कहा गया है करपासा, करपासा। और गोल्ड एम्ब्रॉयड वेस्ट, सोना का कासेदारी किया हुआ बनियान को बोला गया है डरापी, डरापी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए। चलिए आगे चलते हैं। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ बृहद्रथ डायनेस्टी? बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था, सही ऑप्शन है रिपुंजय, सही ऑप्शन है रिपुंजय। 27 का ए। हम लोग अब मगध का इतिहास देख रहे हैं। 27 का सही ऑप्शन है ए। विच किंग ऑफ अंग हैड डिफीटेड बिंबिसार्स फादर? एक अंग के राजा थे जो बिंबिसार के पिता को हराए थे। तो कौन थे वो? तो ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त वॉज अ किंग ऑफ अंग एंड ही हैड प्रोबब्ली डिफीटेड बिंबिसार्स फादर। सो 28 का सही ऑप्शन है ए, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त एक अंग के राजा थे जो बिंबिसार के पिता को शायद हराए थे। तो अंग 28 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 29, हम लोग मगध देख रहे हैं। हु बिल्ट अ फोर्ट ऑन द सदर्न बैंक्स ऑफ गंगा दैट लेटर डेवलप्ड इनटू द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र? गंगा के दक्षिणी तट पे एक किले का निर्माण कौन किया जो बाद में पाटलिपुत्र शहर के रूप में विकसित हुआ? सो सही ऑप्शन है अजात शत्रु, है ना। वैशाली के अपोजिट, है ना, ये बनाया गया था ताकि वज्जियों का जो अटैक था, वज्जी का जो आक्रमण था, उसको रोका जा सके। तो 29 का सही ऑप्शन है ए। हु वॉज दैट अजात शत्रु मिनिस्टर्स हु हैड क्रिएटेड रिफ्ट अमॉन्ग द लिच्छवीज? अजात शत्रु का कौन सा मंत्री लिच्छवियों के बीच दरार पैदा किया था? देखिए कहानी ऐसा है कि अजात शत्रु अपने मंत्री वर्षाकार को गौतम बुद्ध के पास भेजे कि लिच्छवी को हरा नहीं पा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ये कहे कि जब तक लिच्छवियों में एकता रहेगा, टिल द टाइम लिच्छवीज आर यूनाइटेड, नो वन कैन डिफीट देम। यही बात अजात शत्रु फिर वर्षाकार को बोले कि जाइए आप किसी न किसी तरह के उनके बीच में
एक मतभेद पैदा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 इसी पे है। हु वॉज दैट अजात शत्रुज मिनिस्टर्स हु हैड क्रिएटेड रिफ्ट अमंग द लिच्छवीज। अजात शत्रु का कौन सा मंत्री लिच्छवियों के बीच दरार पैदा किया था? तो वो है, सही ऑप्शन है आपका वर्षाकार। 30 का सही ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस हु सक्सीडेड अजात शत्रु। देखिए पुराण में कुछ और बात होती है, बौद्ध और जैन साहित्य में कुछ और बात होती है, हम लोग दोनों जानना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन परंपराओं के अनुसार अजात शत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? तो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में जो हम लोग को अजात शत्रु का उत्तराधिकारी या सक्सेसर जो हम लोग देखते हैं वो है उदयी भद्र, है ना, वो उदय भद्र देखते हैं। लेकिन पुराण के अनुसार दर्शक नाम दिया गया है। क्या पुराण के अनुसार, देखिएगा ध्यान कीजिएगा कि पुराण के अनुसार अजातशत्रु सक्सेसर, अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी थे वो थे दर्शक, जिसको कि आप नाग दशक के रूप में भी जानते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे उदय भद्र। तो क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस हु सक्सीडेड अजातशत्रु? तो आंसर इज ए, उदय भद्र। बौद्ध और जैन परंपराओं के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदय भद्र था। 31 का ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। अकॉर्डिंग टू पुराण हु सक्सीडेड अजातशत्रु? अब क्वेश्चन आ गया अजात शत्रु का उत्तराधिकारी पुराण के अनुसार। तो पुराण परंपराओं के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो आपका दर्शक, जिनको कि नाग दशक के रूप में भी देखा गया है ना, नाग दशक या दर्शक। तो 32 का सही ऑप्शन है आपका सी और डी। 32 का सही ऑप्शन है सी और डी। हु वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ बिंबिसार डायनेस्टी? बिंबिसार वंश का अंतिम सदस्य कौन था? तो नाग दशक को माना जाता है कि वॉज द लास्ट किंग ऑफ द हरेनक डायनेस्टी। तो 33 का सही ऑप्शन है डी, नाग दशक। 33 का सही ऑप्शन है डी, नाग दशक। क्वेश्चन नंबर 34, मगध के राजा बनने से पहले चंपा के वाइसरॉय कौन कौन थे? उसी पे क्वेश्चन नंबर 34 है। Who among the following were viceroy at Champa before becoming the king of Magad? निम्नलिखित में से कौन मगध का राजा बनने से पहले चंपा के वाइसरॉय थे? एक तो आपके अजातशत्रु हो गए, ये सही हो गया। दूसरे हैं उदयी। उदयी का नाम आप उदयी भद्र के नाम से भी सुने होंगे या उदयीन भी सुने होंगे। उदयीन भी सुने होंगे, उदयी भी सुने होंगे, उदयी भद्र भी सुने होंगे। ये तीनों एक ही नाम है। तो 34 का अजातशत्रु और उदयी यानी ए और बी, यानी मगध का राजा बनने से पहले चंपा के वाइसरॉय थे अजातशत्रु भी, उदय भी। तो 34 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 35, शिशुनाग मगध के राजा बनने से पहले कहाँ के वाइसरॉय थे? बिफोर बिकमिंग किंग शिशुनाग वॉज द वाइसरॉय ऑफ विच प्लेस? राजा बनने से पहले शिशुनाग किस जगह के वाइसरॉय थे? तो बनारस। 35 का सही ऑप्शन ए। 35 का सही ऑप्शन। चलते हैं अब आधुनिक भारत में। एज अ रिजल्ट ऑफ बंग भंग मूवमेंट, मैंने बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में मूवमेंट, बंग भंग मूवमेंट, राखी बंधन दिवस वर ऑर्गेनाइज इन बिहार ऑन 16 अक्टूबर 1905। बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल की जो विभाजन हुआ उसके विरुद्ध में जो आंदोलन है, बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप 16 अक्टूबर 1905 को बिहार में राखी बंधन दिवस का आयोजन किया गया। बिहार में 16 अक्टूबर को राखी बंधन दिवस का आयोजन किया गया। तो हु वॉज द मोटिवेटर ऑफ दिस इवेंट? किसके प्रभाव से, किसके इन्फ्लुएंस से इस घटना
यानी राखी बंधन दिवस मनाया गया। इस घटना के प्रेरक कौन थे? तो इस घटना के प्रेरक थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती। 41 का है सही ऑप्शन ए, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। 42 हम लोग बिहार पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बिहार मॉडर्न इंडिया। 42 हु एंटर्ड स्पेलिंग गलत है, हु एंटर्ड पॉलिटिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी स्पीच इन मुंगेर इन 1906। 1906 में मुंगेर में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आए थे। उनके भाषण के परिणाम स्वरूप राजनीति में कौन आया, कौन इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वो राजनीति में आ गए? एक तो कृष्णा सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, और दूसरे थे तेजेश्वर प्रसाद। तो ए कृष्णा सिंह एंड तेजेश्वर प्रसाद मीन्स कृष्णा सिंह एंड तेजेश्वर प्रसाद दे एंटर्ड पॉलिटिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी स्पीच इन मुंगेर इन 1906। 1906 में मुंगेर में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के भाषण के परिणाम स्वरूप कृष्णा सिंह और तेजेश्वर प्रसाद राजनीति में आ गए। तो 42 का सही ऑप्शन है ए और बी। 43 व्हेन वाज बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब स्थापित किया गया था? 1906 में। 43 का सही ऑप्शन है ए। व्हेन वाज बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था? हम लोग इसी टेस्ट में देखे थे कि सोनपुर मेला के समय में 1908 में 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। इट वॉज फॉर्म इन द ईयर 1908। 44 का सही ऑप्शन है सी। 45 हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी एट द टाइम ऑफ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन मद्रास इन 1909? 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी और 1909 में कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था मद्रास में। बिहार से भी कुछ लोग गए थे। क्वेश्चन ये है कि जब 1909 में बिहार के कुछ सदस्य, कांग्रेस के सदस्य मद्रास का सेशन अटेंड करने गए तो उस समय बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? कौन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन नंबर 45। तो अध्यक्ष थे वसंती चंद्र सिन्हा। अध्यक्ष थे वसंती चंद्र सिन्हा। ये सब इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। 45 का सही ऑप्शन है ए। 46 हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पटना इन 1908? 1908 में पटना में आयोजित प्रथम कांग्रेस प्रांतीय समिति सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके सर अली इमाम। सर अली इमाम, इसमें ई ऑप्शन होगा। तो सर अली इमाम यही थे पहले अध्यक्ष। तो आपका 46 का सही ऑप्शन है ई। 46 का सही ऑप्शन है ई। 47 इन द 25th कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन 1910 हु वेहेमेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ जिन्नास सेपरेट इलेक्टोरेट? 1910 में इलाहाबाद में कांग्रेस का 25वां अधिवेशन चला और यहाँ पे जिन्ना जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रस्ताव रख दिया। ये भी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन का ये फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है कि कब जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। तो 1910 में इलाहाबाद में। तो कौन जिन्ना के इस प्रपोजल को अपोज किए, कौन इसका जोरदार विरोध किए? तो बिहार के ही नेता थे और उनका नाम था सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम। तो 47 का सही ऑप्शन है बी, सैयद हसन इमाम। क्वेश्चन नंबर 48 वाई वॉज द ईयर 1912 इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार? बिहार के इतिहास में वर्ष 1912 एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? इसलिए कि 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया। बिहार गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1912 नंबर 1। बिहार बिकेम अ न्यू प्रोविंस, बिहार एक नया प्रांत बना नंबर 2। और नंबर 3 कांग्रेस का 27th सेशन पहली बार बिहार में हुआ। यानी
कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ और इट वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। तो वाई वॉज द ईयर 1912 is an important year in the history of Bihar because Bihar got separated from Bengal. Bihar became a new province and 27th session of the Congress was held in Bankipur. बिहार के इतिहास में वर्ष 1912 एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? बिहार बंगाल से अलग हो गया, बिहार एक नया प्रांत बन गया और बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आयोजित किया गया। तो 48 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 48 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 27th कांग्रेस सेशन एट बांकीपुर? जो बांकीपुर में 27वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। राय बहादुर RN मधोलकर, राय बहादुर RN मधोलकर। सो बांकीपुर सेशन, कांग्रेस का बांकीपुर सेशन 1912 का अध्यक्ष प्रेसिडेंट थे राय बहादुर RN मधोलकर। तो 49 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ 27th कांग्रेस सेशन? 27वां कांग्रेस अधिवेशन बिहार में हुआ, बांकीपुर में हुआ और इस समय संयुक्त सचिव कौन थे? हु वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी? तो कुमार नंदन सहाय, कुमार नंदन सहाय। 50 का सही ऑप्शन है सी। तो चलिए बच्चों, इसके साथ ही सप्लीमेंट्री टेस्ट 4 आपका पूरा हुआ। कल आपको टेस्ट 6 दिया जाएगा। मन लगा के पढ़िए, खूब रिवाइज कीजिए और अब की बार 140 के